हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये आपकी 9th थ्योरी क्लास है। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करे थे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, जहाँ पे पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज 50 मार्क्स का आता है। और यहाँ पे जो हम क्लासेस चला रहे हैं थ्योरी की, वो आपके CCC और इसके साथ साथ नीलिट ओ लेवल के सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, UPPCL ARO और असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी का जो लिंक था उसकी अपडेट की वीडियो मैंने बनाई थी अभी कुछ देर पहले। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। 18 अक्टूबर मंडे से आपका अप्लाई लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी को टाइमली फॉर्म फिल करना है, बिकॉज बहुत ही कम टाइम मिला आपको फॉर्म फिल करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ मिले हैं। तो आपको टाइमली अपना फॉर्म फिल करना है, फीस सबमिट करनी है और तैयारी ज़बरदस्त करनी है, बिकॉज दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो ऑन टाइम आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको तैयारी बढ़िया करनी है, पार्ट 1 की भी, पार्ट 2 की भी। और अगर आपका टाइपिंग टेस्ट है तो आपको हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मेंटेन करके रखनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो डेली आप 1 से 2 घंटे टाइपिंग को भी ज़रूर देना। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक है रोम एंड इट्स टाइप्स। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी कंप्यूटर मेमोरी की, आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को और बात करेंगे रोम की, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके इम्पॉर्टेंट टाइप्स को। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में रोम और उसके टाइप से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। हम आपको हर क्लास में क्वेश्चंस देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। तो लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्या क्या उनके आंसर्स होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। वो स्टोरेज डिवाइस जो आपके डेटा को स्टोर करता है और रिटेन करके रखता है अगर आपकी पावर ऑफ हो जाए तब भी, उसे क्या बोलेंगे? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं वोलेटाइल स्टोरेज और क्या होते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अ परमानेंट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। तो यहाँ पे आपको उस परमानेंट मेमोरी का नाम बताना है जो आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो पाता है। ठीक है, एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ, और पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें डेटा इरेज नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, रैम या फिर रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम बोलेंगे उसको। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। रोम आपकी एक टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी है और जो डेटा और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो पर सेकेंड काफ़ी बार रिफ्रेश होती रहती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है EPROM, रोम, स्टैटिक रैम या फिर डायनेमिक रैम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम आपका रैम का एक टाइप होता है जिसमें आपको पर सेकेंड बार बार डेटा को मेंटेन करने के लिए रिफ़्रेश करना पड़ता है। और रिफ़्रेश क्यों करते हैं? बिकॉज ये एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से मिलके बनती है। ठीक है, एक कैपेसिटर प्लस एक ट्रांजिस्टर से मिलके ये बनती है, इसीलिए यहाँ पर बार बार आपको कैपेसिटर की वजह से रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, और अगर बात करें स्टैटिक रैम की तो ये आपकी बनती है 6 ट्रांजिस्टर से और 0 कैपेसिटर। इसके अंदर एक भी कैपेसिटर्स नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे रिफ़्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, प्लस में 0 कैपेसिटर्स। ठीक है, और स्टैटिक रैम को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कैश मेमोरी के लिए। स्टैटिक रैम से हम कैश मेमोरी को बनाते हैं। और अगर बात करें डायनेमिक रैम की तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं रैम में। ठीक है, रैम के लिए जो आपका बेसिक स्टोरेज डिवाइस है आपके कंप्यूटर में, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक रैम का। ठीक है,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, USB किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, टर्शरी या फिर प्राइमरी। तो एक डाउट था हैप्पी लर्निंग का कि सेकेंडरी स्टोरेज और ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। देखो सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी ऑप्शन में ये दोनों मिल जाए तो आपको क्या मार्क करना है, आपको सेकेंडरी मेमोरी ही मार्क करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे USB की फुल फॉर्म भी मैंने आपसे पूछी थी, जिसका आंसर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें और रिवाइज हो जाए। सीरियल बस, ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म होती है USB की, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके अंदर किस ऑप्शन के अंदर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के ऑर्डर के अंदर सभी एलिमेंट्स को लगाया गया है ठीक तरीके से। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटा आपका होता है बिट, देन बाइट, देन करेक्टर, फिर बनता है रिकॉर्ड, और सेट ऑफ रिकॉर्ड से मिलके बनती है आपकी फील्ड, सेट ऑफ फील्ड से बनती है फाइल, और बहुत सारे फाइल के कलेक्शन से बनता है डेटाबेस। तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर आपका ऑर्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। बिट बाइट्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे आपके नंबर सिस्टम के चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। ऐसी कौन सी परमानेंट मेमोरी है जो आपके सिस्टम पर बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम पढ़ते ही आपको इसका आंसर लगाना है। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है क्या, नहीं होती, रैम तो आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। रोम होगा क्या, CPU तो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, CD रोम भी नहीं होगा। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है रोम, रीड ओनली मेमोरी आपकी होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। और जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आज स्टार्ट करते हैं आपका मेन टॉपिक जो है रीड ओनली मेमोरी। रोम को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, और यहाँ पे इसके टाइप भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो रोम इस टाइप की चिप आपके मदरबोर्ड में आपने देखी होगी, अगर आपने कभी मदरबोर्ड देखा है तो इस टाइप की चिप्स होती है आपकी रोम चिप्स, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। कई बार इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। अब आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट नोट करना है कि क्या क्या डिफरेंस है अलग अलग टाइप के रोम के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ बोला है जो रोम आपकी होती है वो आपकी ऐसी मेमोरी है जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल, मतलब यहाँ पे पावर ऑफ होने पर आपका डेटा स्टोर रहता है, वो लॉस नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। जिस भी मेमोरी के अंदर डेटा पावर ऑफ करने के बाद बना रहता है उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली। तो मैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर रही हूँ, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है वो परमानेंटली स्टोर होती है, और वो मैन्युफैक्चर के टाइम पर इसमें डाली जाती है। मतलब जब ये बनती है चिप, तो जब ये मैन्युफैक्चर होती है उस टाइम पर इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस काम आते हैं। देखो, A ROM stores such instructions that are required to start a computer। आपने देखा होगा जब भी आप PC को ऑन करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे आपके कीबोर्ड की लाइट जलती है, आपके माउस की लाइट जलती है, आपके CPU में लाइट जलती है, उसे बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और उसके बाद आपका बूटस्ट्रैप काम करता है, ठीक है। मतलब आपका पूरा सिस्टम चेक होता है कि सब कुछ सही है, उसके बाद आपका क्या होता है, बूटस्ट्रैप ऑपरेशन काम करता है। इसमें मतलब बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है वो वहाँ से उठकर रैम में आता है, ठीक है। तो ये सब करने का जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके रोम के अंदर ही होता है।
दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप। तो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उसे आप बोलते हो बूटस्ट्रैप ऑपरेशन, ठीक है। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर बट ऑल्सो इन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। तो आपकी रोम चिप्स ना सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल करी जाती है बल्कि इसके साथ साथ वो माइक्रोवेव ओवन में होती है और आपकी वॉशिंग मशीन में भी होती है, ठीक है। जो आजकल की आपकी न्यू टाइप की वॉशिंग मशीन आ रही है उसके अंदर आपको रोम चिप्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोम के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोम के टाइप होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट इज मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, एम रोम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या होती है पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट रोम्स वर हार्ड वायर डिवाइसेज दैट कंटेन्ड अ प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। दीज काइंड ऑफ रोम्स आर नोन एज मास्क्ड रोम्स विच आर इनएक्सपेंसिव, ठीक है। तो सबसे पुरानी टाइप ऑफ जो आपकी रोम थी वो थी आपकी मार्क्स्ड रीड ओनली मेमोरी। इसमें होता है क्या, बेसिकली पहले से ही डेटा और इंस्ट्रक्शन प्री प्रोग्राम करे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर फीड करे हुए आते हैं। तो इन रोम को हम बोलते हैं मार्क्स्ड रोम और ये इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं होती है। इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, ये सबसे पुरानी आपकी रोम की टाइप होती है। It has become obsolete, so it is not used anywhere in today world। तो आज के वर्ल्ड की अगर बात करें तो आज इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसे ऑब्सोलीट कर दिया गया है, ठीक है। इट इज़ अ हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस इन विच प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये आपकी वो हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जिसके अंदर जो प्रोग्राम है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो डाल के आपको देता है, ठीक है। So it is programmed during the manufacturing process and cannot be modified, reprogrammed or erased later। मतलब जो ये आपकी एमरोम होती है ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही प्रोग्राम करी जाती है, मतलब आप इसे बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते और इसे इरेज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसी ये आती है वैसे आपको इसे यूज़ करना होता है एज इट इज़, इसलिए सस्ती होती है ये, ठीक है। बट आज के टाइम पे इसको हम यूज़ नहीं करते, इसे ऑब्सोलीट कर दिया गया है। और यहाँ पे लिखा है द एमरोम चिप्स आर मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी से ये बनी होती है, ठीक है, आईसीज। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे पी रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन देखा गया है। देखो यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट टाइप है रोम का। क्या फीचर्स है पी रोम के, डिस्कस करते हैं। देखो पी रोम इज़ अ ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम। तो पी रोम को क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम होता है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड एज अ ब्लैंक मेमोरी एंड प्रोग्राम्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये एज अ ब्लैंक मेमोरी बनाई जाती है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट इट इज़ केप्ट ब्लैंक एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ये ब्लैंक रहती है, उसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग करी जाती है। पी रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। सिर्फ रीड कर सकते हैं इसे एंड दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय द यूज़र। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिपल स्टार वहाँ कर लो, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। आपसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी रोम की टाइप है जो सिर्फ एक ही बार ओनली वंस मॉडिफाइड करे जा सकती है यूज़र के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा पी रोम, ठीक है। तो याद रख लो पी रोम आपकी है रीड ओनली मेमोरी जो सिर्फ लाइफ में एक ही बार यूज़र मॉडिफाई कर सकता है। The user buys a blank PROM and enters the desired contents using a PROM program। तो जो हम लोग हैं यूज़र वो एज अ ब्लैंक PROM खरीद के लेके आते हैं मार्केट से और अपने अकॉर्डिंग इसमें डिज़ायर्ड कंटेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो PROM प्रोग्राम का, जो एक स्पेशल टूल है जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रामर, ठीक है। तो PROM का एक प्रोग्राम आता है जिसकी हेल्प से आप अपने डिज़ायर्ड कंटेंट्स अपने ब्लैंक PROM के अंदर फीड कर सकते हो। इनसाइड द PROM चिप देयर आर स्मॉल फ्यूजेज विच आर बर्नड ओपन ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर स्मॉल फ्यूजेज होते हैं जो कि आपके प्रोग्रामिंग के टाइम पर बर्नड ओपन हो जाते हैं। इट
कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज़ नॉट इरेजेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। देखो यहीं से ना क्वेश्चन बनते हैं। आप देखते हो MCQ बहुत आपकी डिटेल से पूछे जाते हैं आजकल, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना आता है। ठीक है, देखो ये सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम करी जा सकती है और ये इरेजेबल नहीं है। मतलब एक बार आपने कुछ लिख दिया तो लिख दिया, आप उसे इरेज नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया। टू राइट द डेटा, एक मिनट, टू राइट द डेटा ऑन टू अ PROM चिप अ डिवाइस कॉल्ड PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर इज़ यूज। ठीक है, तो अगर आपको डेटा राइट करना है PROM चिप पर, जो आपने ब्लैंक खरीदी है PROM चिप, उस पर अगर आपको डालना है डेटा, उसके लिए आप डिवाइस का इस्तेमाल करोगे, जिसे आप बोलते हो PROM प्रोग्रामर या फिर PROM बर्नर उसे कहते हैं। द प्रोसेस और प्रोग्रामिंग अ PROM इज़ नोन एज बर्निंग द PROM। देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे आप पॉइंट नोट करो, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस से आप PROM के अंदर प्रोग्रामिंग करते हो, सिर्फ PROM की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बर्निंग द PROM। ठीक है, यहाँ लिखा है बर्निंग द PROM। Once it is programmed, the data cannot be modified later, so it is called as one-time programmable device। एक बार अगर आपने इसे PROM प्रोग्रामर या PROM बर्नर से प्रोग्राम कर दिया तो इसके बाद आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसे बोलते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। मतलब सिर्फ एक ही बार आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो, वन टाइम ही प्रोग्रामेबल डिवाइस है ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूज़र प्रोग्राम्ड रोम। इसे एक नाम और देते हैं, क्या, यूज़र प्रोग्राम्ड रोम। यूज़र अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कर सकता है इस रोम के अंदर, एज अ यूज़र कैन प्रोग्राम इट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ PROM के बारे में। तो इट इज़ यूज्ड इन सेल फोन्स में इसका इस्तेमाल होता है, वीडियो गेम कंसोल में इसका इस्तेमाल होता है, और मेडिकल डिवाइसेस के अंदर इसका यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, जो आप देखते हो कि टोल टैक्स के लिए आपकी गाड़ियों पे लगाए जाते हैं, तो RFID टैग्स में भी PROM का इस्तेमाल होता है। एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बात समझ ली कि PROM आपकी ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम है, जिसे यूज़र सिर्फ लाइफ में एक ही बार प्रोग्राम कर सकता है और ये इरेजेबल नहीं होती, इसे बोलते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM के बारे में। देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लो। फुल फॉर्म से अक्सर क्वेश्चन बनता है EPROM से और EEPROM से। तो यहाँ पे इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही क्लियर हो गया है कि ये इरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल आपकी रोम होती है। ठीक है, तो इनके नाम में ही इनके फीचर्स अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे EPROM इज़ अ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड मेनी टाइम्स। ठीक है, तो EPROM ऐसा रोम है जिसे आप बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो, टाइम लिमिट कोई नहीं होती यहाँ पर। द मेथड टू इरेज द डेटा इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, जिस मेथड से आप डेटा मिटाते हो, इरेज करते हो, डिफरेंट है। कैसे? It comes with a quartz window through which a specific frequency of ultraviolet rays is passed for around 40 minutes to erase data। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। इस स्लाइड में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। मैं सिर्फ वही पढ़ाती हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। फालतू में आपको थ्योरी पढ़ा के मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ वही बात पढ़नी है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे याद कर लो कि जो आपकी EPROM है उसको इरेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट का। और आपको 40 मिनट्स तक अल्ट्रा वॉयलेट रेस पास करनी होती है डेटा को इरेज करने के लिए। यही पॉइंट बार बार पूछते हैं एग्जाम में कि EPROM के अंदर किस लाइट का इस्तेमाल करते हैं और कितने टाइम में आपका डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ लेना भाई ने। ठीक है, so it retains its content until it is exposed to ultraviolet light। मतलब जब तक आप इसे अल्ट्रावायलेट लाइट के आगे नहीं ले जाएंगे, जब तक इसके अंदर जो कंटेंट है वो इसके अंदर ही बना रहेगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट में आप ले जाएंगे तो इसका डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। यू नीड अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड एज PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर टू रीप्रोग्राम द EPROM। ठीक है, तो आपको PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर का इस्तेमाल करना होता है EPROM को बार बार रीप्रोग्राम करने के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इट इज़ यूज्ड इन सम माइक्रो कंट्रोलर्स टू स्टोर द प्रोग्राम। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। और इसके साथ साथ सम वर्जन्स ऑफ Intel 8048 एंड द फ्री स्केल 68HC11। तो यहाँ पे Intel 8048 माइक्रो प्रोसेसर जो आपका होता है उसके अंदर आप इस्तेमाल करते हो किसका, EEPROM का। और इसके साथ साथ फ्री स्केल 68HC11 में इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ रोम का टाइप जो है आपका EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको MCQ में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना और एकदम करेक्ट आंसर मार्क करके आना है। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे इरेजेबल तो है और प्रोग्रामेबल भी है, लेकिन किससे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होगा ये, ठीक है। पहले हम बात कर रहे थे अल्ट्रा वायलेट रेस से इरेज करने की, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली इरेज करने की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रोम इज अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड रिपीटेडली अप टू 10,000 टाइम्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लैश EEPROM एज इट इज़ सिमिलर टू फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ बोला गया है ये एक ऐसी रोम है जिसे आप बार बार इरेज कर सकते हो और रीप्रोग्राम कर सकते हो कम से कम 10,000 बार। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं फ्लैश EEPROM, क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी की तरह ही काम करती है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल क्या है आपका, पेन ड्राइव्स, ठीक है, जिसे आप बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो, है ना। इट इज़ इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली विदाउट यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। एक्सेस टाइम इज़ बिटवीन 45 एंड 200 नैनोसेकेंड्स। यहीं से क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ बोला है कि यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस इरेज करने के लिए, एक मिनट, हम इस्तेमाल करते हैं किसका, हम इलेक्ट्रिकली यहाँ पे इरेज करते हैं डेटा, ना कि अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल नहीं करते, हम इलेक्ट्रिकली डेटा इरेज करते हैं। और यहाँ पे जो एक्सेस टाइम होता है वो आपका होता है 45 से 200 नैनो सेकेंड्स का। द डेटा इन दिस मेमोरी इज रिटर्न और इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम, बाइट पर बाइट। वेयरएज देखो यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट पढ़ो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेटा इसमें इरेज हम करते हैं वो 1 बाइट होती है एक बारी में, मतलब बाइट पर बाइट डेटा आपका इरेज होगा, एक बारी में सिर्फ एक ही बाइट को आप इरेज कर पाओगे। वेयरएज इन फ्लैश मेमोरी डेटा इज़ रिटन एंड इरेज्ड इन ब्लॉक्स। अगर बात करें फ्लैश मेमोरी की तो वहाँ पर डेटा ब्लॉक्स में लिखा जाता है और ब्लॉक्स में ही मिटाया भी जाता है। सो इट इज़ फास्टर देन EEPROM, ठीक है। तो आपकी जो फ्लैश मेमोरी होती है ना वो आपकी EEPROM से क्या होती है, फास्टर होती है। It is used for storing a small amount of data in computer and electronic systems and devices such as circuit boards। तो इसका मेन काम क्या है कि ये आपके सिस्टम के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका सर्किट बोर्ड। इसके यूज़ क्या है, द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, EEPROM जो बायोस है आपका वो आपका EEPROM के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे फ्लैश रोम के बारे में। ये आपका लास्ट टाइप ऑफ रोम है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट क्या पता आपसे इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है पढ़े, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ EEPROM। तो ये आपका EEPROM का एडवांस्ड वर्जन है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन एन अरेंजमेंट और एरे ऑफ मेमोरी सेल्स मेड फ्रॉम फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स। तो बेसिकली क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है मेमोरी सेल्स के एरे के अरेंजमेंट में और जो आपके फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेमोरी is that you can delete or write blocks of data around 512 bytes at a particular time। देखो अगर हम बात करें आपके EEPROM के बारे में, मतलब EEPROM के बारे में, तो वहाँ पे आप क्या कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट ऑफ डेटा को आप
इरेज कर पा रहे थे और राइट कर पा रहे थे एक बारी में। मतलब यहाँ पे देखो आप सिर्फ एक बाइट ऑफ डेटा को 1 बाइट एट अ टाइम इरेज कर पा रहे थे और राइट कर पा रहे थे। लेकिन अगर बात करें फ्लैश रोम की तो ये एडवांस्ड है ना, तो आप यहाँ पे 512 बाइट्स मतलब 512 बाइट्स एक ही टाइम पर लिख सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। whereas in EEPROM you can delete और write only 1 byte of data at a time। तो ये डिफरेंस है, कहाँ 1 बाइट और कहाँ 512 बाइट, इसीलिए ये फास्टेस्ट है और एडवांस्ड है। सो दिस मेमोरी इज फास्टर देन EEPROM। तो ये ऑब्वियसली क्या है, फास्टर है। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द कंप्यूटर। तो इसे रीप्रोग्राम करने के लिए आपको कंप्यूटर से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये रीप्रोग्राम हो जाती है। नेक्स्ट इज इट्स एक्सेस टाइम इज़ वेरी हाई। जो इसका एक्सेस टाइम है ये काफ़ी हाई है, 45 से 90 सेकेंड्स के अंदर आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो हाईली ड्यूरेबल एज इट कैन बियर हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस प्रेशर। तो ये बहुत ड्यूरेबल है क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर भी झेल सकती है। ठीक है, अब इसके यूज़ देखते हैं क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस। तो ये आपके पीसी मतलब कंप्यूटर और आपके डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। इट इज़ यूज्ड इन यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। ये आपके यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव वगैरह में यूज़ करी जाती है, MP3 प्लेयर्स के अंदर। इसके बाद डिजिटल कैमरास के अंदर, मॉडेम के अंदर एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो आपकी न्यू टाइप ऑफ क्या है स्टोरेज डिवाइस है, SSDs। द बायोस ऑफ मेनी मॉडर्न कंप्यूटर्स आर ऑल्सो स्टोर्ड ऑन अ फ्लैश मेमोरी चिप कॉल्ड फ्लैश बायोस। तो बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर के जो बायोस हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो भी आपके फ्लैश मेमोरी चिप पर स्टोर होते हैं, उसे बोलते हैं फ्लैश बायोस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में। तो ए से लेकर एफ तक सभी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे लेटर जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे बात करेंगे जीबी की। फर्स्ट इज जीबी, सेकंड इज ऑल्सो जीबी। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे स्मॉल भी है, यहाँ पे कैपिटल भी है। तो अगर आपका बी स्मॉल होगा तो इसका आंसर है गीगा बिट, याद कर लो। और अगर आपका जो बी है वो कैपिटल होगा तो इसका आंसर है गीगा बाइट। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं गीगा बिट, बाइट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज GIGO, गीगो बोलते हैं इसे बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये भी, और ये भी सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़, लिनक्स, मैक, जहाँ पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, आप क्लिक करके कुछ भी ओपन कर लेते हो, कोई भी ऑप्शंस खोल लेते हो, तो यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जिफ। सब लोग जानते हो जिफ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिफ की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। याद कर लो, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी फुल फॉर्म्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट इज GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जैसे आपका होता है CPU, ऐसी ग्राफिक्स के लिए आपका होता है GPU। एंड लास्ट इज GSM। ठीक है, आप देखते हो सिम होती है आपकी GSM, इसका मतलब क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म डिस्कस कर लिए जो G लेटर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब आपका काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। देखो कल आपका है टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट 1, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपके 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड, जो आपको इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। विद टाइमर आपका पेपर होने वाला है। तो जो आपका ये टेस्ट है वो आपका एक्टिव होगा 12 बजे कल दिन में संडे को, और 12:30 बजे आपका टेस्ट का लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी थ्योरी में पढ़ा है उसी पर बेस्ड आपके 20 MCQs आएंगे और रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो मंडे को आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, किस तरीके से आपको टेस्ट ज्वाइन करना है। देखो आपको सिंपली क्या करना है, जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, किस चीज़ का, लर्नर सारथी टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल 12 बजे आपको वहीं पर लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। लर्नर सारथी चैनल टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
चैनल। तो यहाँ पे आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा सर्च बार में लर्नर सारथी चैनल, आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 बजे, एक मिनट, 12 बजे दिन में आपका लिंक एक्टिवेट होगा और 12:30 बजे आपका लिंक क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो आपको आधे घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कल कितने बच्चे आंसर्स देते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से हम जीएस का सेक्शन भी इंक्लूड कर देंगे इसी फ्री टेस्ट के अंदर। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, हर संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने आज की क्लास ढंग से समझ लिया, डेफिनेटली आप इन सभी का आंसर कर पाएंगे। और सभी के सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन के आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास देखते हैं, आपको समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करा करें, ताकि मुझे आइडिया मिले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको भी ये एश्योरिटी मिल जाए कि आज हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो कल के आंसर्स मुझे 2 बच्चों ने दिए थे, श्वेता और हैप्पी लर्निंग ने। आज मुझे सभी बच्चों के आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, श्वेता और हैप्पी लर्निंग हर बार आंसर देते हैं, वेरी गुड। आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है ताकि आगे आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? EPROM कंटेंट्स कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू। जो आपका EPROM है उसके कंटेंट को इरेज करने के लिए आप किस रेस का इस्तेमाल करते हो? अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, बर्स्ट ऑफ माइक्रोवेव्स, या फिर इंटेंस हीट रेडिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू अ रोम की बात कर रहे हैं। रोम के अंदर अगर आपको डेटा एंटर करवाना है तो उसे क्या बोलेंगे? बर्निंग इन द रोम, प्रोग्रामिंग द रोम, चेंजिंग द रोम, या फिर चार्जिंग द रोम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की द इंफॉर्मेशन इन द रोम इज स्टोर्ड। जो आपके रोम के अंदर इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप से स्टोर होती है? बाय द यूज़र एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब यूज़र उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और कितनी नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकता है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच क्या है कि यहाँ पे रोम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पी रोम, EPROM या फिर EEPROM की बात नहीं हो रही है। ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरर ही करता है इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर, और ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑफ डिवाइस, मतलब डिवाइस के बनते टाइम पर इंफॉर्मेशन इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट इज बाय द यूज़र यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब यूज़र अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करके इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बाय द यूज़र वंस एंड ओनली वंस, सिर्फ यूज़र ही इसमें इंफॉर्मेशन डालता है लेकिन एक ही बार डाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोम इज प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड देयर आफ्टर कंटेंट कैन नॉट बी इरेज्ड। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इनमें से कौन सा ऐसा रोम है जो एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है और जो इसके कंटेंट है वो फिर दोबारा इरेज भी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, कैन नॉट बी इरेज्ड, EPROM, PROM, EEPROM या फिर EAPROM। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रोम इज कस्टम बिल्ट बाय फैक्ट्री एंड कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड। इनमें से ऐसी कौन सी रोम है जो कि कस्टम बिल्ट होती है फैक्ट्री से, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरर उसे बिल्ट कर सकता है और एक बार बिल्ट हो गई तो हो गई, आप इसमें रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। तो कौन सा इसका आंसर बनेगा? मास्क रोम, EPROM, EEPROM या फिर रोम। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, L1 and L2 रेफर टू विच टाइप ऑफ मेमोरी। L1 एंड L2 किस मेमोरी के फर्दर टाइप्स होते हैं? मेन मेमोरी के, कैश मेमोरी के, मैग्नेटिक मेमोरी के, या फिर ऑप्टिकल मेमोरी के। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर मेमोरी की क्लास में डिस्कस किया था L1 एंड L2 मेमोरी के टाइप्स को। तो ये किस मेमोरी के टाइप होते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी को। और कल के टेस्ट में आना मत भूलना, टेलीग्राम लिंक यहाँ पे गिवन है, ज्वाइन कर लो इसे। और आप सभी लोग टेस्ट ज़रूर देना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको कल टेस्ट देते टाइम तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपका
जो भी दिक्कत है उसे रिजॉल्व कर दूँगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके रिज़ल्ट के बारे में, जो कि मंडे को होगा, और टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ आपकी क्या होगी, टेस्ट होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू सो मच।